गुड इवनिंग बच्चों। चले बेटा, आज हम लोग FST 5 में केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। ठीक है भाई। तो सिंह सर के इस मिशन के साथ आज का डिस्कशन बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 मोल कॉन्सेप्ट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि बेटा हम प्योर मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं। तो CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स क्या होगा बेटा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये बेटा आपकी बैलेंस इक्वेशन है। आपको देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट दिया है, HCl का अमाउंट पूछ रहा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है 200 ग्राम, वो बेटा 100% प्योर नहीं है, केवल बेटा आपके काम का 40% है। यानी बेटा आपको कैलकुलेशन केवल 80 ग्राम के लिए करनी। चलिए यूनिटरी मेथड लगाइए जरा। देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए HCl बेटा कितना चाहिए, 2 मोल यानी 73 ग्राम। तो बोलो बेटा 1 ग्राम के लिए कितना, 73/100। आपके पास बेटा कितना है, 80 ग्राम। मल्टीप्लाई करिए, 8 3 जा 24, 2 8 56 2 58, 58.4 ग्राम आ गया। कौन सा आंसर बेटा, फर्स्ट। फिर से देखिए, मार्बल का मतलब बेटा कैल्शियम कार्बोनेट किससे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सबसे पहले बेटा बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट आपको दिया है, HCl का बेटा अमाउंट आपसे पूछ रहा है, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा आपको दिया है वो इम्प्योर है। यानी जो दिया वो पूरा पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा, केवल 40%। तो पहले हमने अपने काम का निकाल लिया, कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा, 40% यानी 80 ग्राम। फिर यूनिटरी मेथड लगा लिया। 100 के लिए बेटा कितना, 73। 1 के लिए कितना, 100 से डिवाइड। 80 के लिए कितना, मल्टीप्लाई। चलिए आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। आपको बेटा मैचिंग करानी। देखो I ग्रेटर BR ग्रेटर CL ग्रेटर F, ये बेटा किसका ऑर्डर है, साइज का। आप सबको मालूम है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेटा साइज इंक्रीज करता है। फिर देखो F ग्रेटर CL ग्रेटर BR ग्रेटर I, ये किसका ऑर्डर है बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ये भी बेटा टॉप टू बॉटम रेगुलरली डिक्रीज करती है। फिर देखो Cl की वैल्यू F से ज्यादा दिख रही। आप सबने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैसे तो टॉप टू बॉटम बेटा क्या होती है, डिक्रीज, लेकिन बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा। तो C का बेटा हो गया R। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, देखो बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा इंक्रीज करती है। फिफ्थ ग्रुप की 6 से ज्यादा होती है, सेकेंड की थर्ड से ज्यादा, लेकिन आप जब सेकेंड में जाओगे तो ऑक्सीजन की बेटा फ्लोरीन से ज्यादा। तो डी वाला बेटा आपका सेकेंड आयनाइजेशन। देखो 52 का आंसर क्या हुआ, ए का बेटा क्यू, बी का बेटा आर, ए का क्यू, बी का आर, सी का बेटा नहीं, ए का क्यू, बी का बेटा एस, ए का क्यू, बी का एस, सी का आर, डी का बेटा टी। तो आई थिंक 52 का आंसर फर्स्ट। एक बार फिर से मैच करा लीजिए। चलिए फिर आइए बेटा, ये भी मोल कॉन्सेप्ट का है। देखो रिएक्शन में बेटा दो रिएक्टेंट हैं,
दोनों का अमाउंट बेटा दिया हुआ है। T बराबर 0 पर P बेटा 8 मोल है, Q बेटा 5 मोल है, R बेटा आपको पता करना है कितना बनेगा। 8 मोल ऑफ P 5 मोल ऑफ Q विल प्रोड्यूस। सबसे पहले बेटा क्या निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो ये बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही, इसके बेटा 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो बोलो बेटा 8 मोल के लिए, 2 के लिए बेटा कितना चाहिए, 1, ठीक है ना। 2 के लिए कितना चाहिए, 1, तो बोल रहे हो बेटा 8 के लिए कितना चाहिए, 4 मोल। आपको Q बेटा चाहिए कितना, 4, दिया कितना है, 5, तो ये बेटा क्या हो गया, एक्सेस, ये बेटा क्या हो गया, लिमिटेड। तो आपका डिसाइडिंग कौन है बेटा, P। अब देखो लगाइए बेटा, R का बनना किस पे डिपेंड करेगा, P पे। तो देखो बेटा 2 मोल P, 1 मोल बेटा क्या बनेगा, R। तो P बेटा कितना खर्च हुआ बेटा, 8 मोल, तो बोलो बेटा ये R कितना बनेगा, 4 मोल। तो 53 का आंसर बेटा थर्ड। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। आइए बेटा थर्ड एल्कली मेटल, ऊपर से आइए लिथियम सोडियम पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। तो ए का बेटा लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो बेटा ए का हो गया एस। वैसे देखो तो पहला ही आंसर हो गया। फिर भी देखो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब 22, पहले का होता है बेटा 3D1, दूसरे का 3D2, तो इसका बेटा देखो ये इसका हो गया आर, बी का बेटा आर हो गया। फोर्थ नोबल गैस हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन, तो बेटा इसका हो जाएगा आपका क्यू 36, ठीक है ना। तो इसको बेटा 36 के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये 22 के लिए हो गया, थर्ड बेटा 19 का हो गया, सेकेंड हेलोजन एटम बेटा क्लोरीन 17 का देख लो, 287 का, तो ये बेटा आपका हो गया पी। तो आंसर बेटा फर्स्ट। ये कह रहे हैं बेटा ह्यूमन बॉडी में 80%, चले देखा बेटा 55, एज्यूम ह्यूमन बॉडी कंटेन 80% वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट आर इन बॉडी ए पर्सन है। तो देखो बेटा बॉडी का मास कितना है, 65 kg, तो बेटा पानी इसका कितना है, 80%, तो ये हो गया 80 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करो बेटा जरा, 40 4 होगा, 48 4 52, 52 बेटा केजी आ गया। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो 52,000 ग्राम, इतने ग्राम बेटा वाटर है, ठीक है ना। इतने ग्राम बेटा आपका वाटर है। अब जरा देखिए वाटर का ग्राम पता चल गया, 18 से डिवाइड कर दो बेटा, क्या पता चल गया, मोल। और बेटा एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 इंटू 10 की पावर 23। तो देखो बेटा ये 6, ये हो गया 3, 23 और 3 26, और ये बेटा 8, ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 10 की पावर कितना होगा, 3 3 6, 26 हो जाएगा, 17.39 इंटू 10 की पावर 26, 55 का आंसर फर्स्ट। अब आइए बेटा 56 वंस अगेन मैचिंग है, क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ। देखो बेटा आपसे कह रहा हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉट यूज्ड इन, तो देखो यहां पर बेटा sp3 है, सबको निकालना आता होगा, ये बेटा sp2 है, ये बेटा sp2 है,
तो क्या absent है बेटा इसमें? sp। sp बेटा ये हो गया आपका फर्स्ट का थर्ड, p का बेटा थर्ड। तो देखो दो पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास, 2 या 4। अब देखो जरा दूसरे में, ये बेटा sp2, ये बेटा sp2, ये sp, ये sp, ठीक है ना? तो देखो बेटा कौन सा absent है इसमें? sp3। p का बेटा, p का क्या था? 3। q का बेटा क्या हो गया? 2। अब इसमें देखो sp3, sp, sp, क्या absent है बेटा इसमें? sp2, ठीक है ना? इस वाले में क्या absent था बेटा? sp3। sp2 वाला कौन सा है? फोर्थ। देखो इसका बेटा हो गया फोर्थ। अब ये देखो ग्लाई ऑक्सेल है, ग्लाई ऑक्सेल बेटा और सही से बॉन्डिंग करें तो देखो इस तरीके का होता है। तो इस पे भी देखो sp2 है, इस पे भी बेटा sp2 है। तो यहाँ पर देखो sp3 और sp दोनों absent है। तो इस वाले का बेटा आंसर क्या होगा? तो 56 की करेक्ट मैचिंग बेटा कौन सा हुआ? सेकेंड। अब आइए बेटा 57, आइडियल गैस है। देखो सब थर्मोडायनामिक्स में बेटा वर्ड्स की मीनिंग होती है, ठीक है ना? फ्री एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब बेटा पी एक्सटर्नल जीरो, पी एक्सटर्नल जीरो। तो डब्ल्यू बेटा क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो डब्ल्यू बेटा जीरो हो गया। एडियाबैटिक के कारण बेटा क्यू जीरो हो गया, ठीक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बेटा ये जीरो, तो डेल्टा ई क्या हुआ? जीरो। अब डेल्टा ई का फॉर्मूला बेटा आइडियल गैस के लिए क्या होता है? एन सी पी डेल्टा टी। एन बेटा जीरो हो नहीं सकता, सीपी जीरो हो नहीं सकता, तो डेल्टा टी जीरो, डेल्टा ई जीरो है, तो इसका मतलब बेटा डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। प्रोसेस बेटा एडियाबैटिक के साथ साथ क्या होगा? आइसोथर्मल। आंसर बेटा फोर्थ, ठीक है। चलिए अगला आइए, मैचिंग का है। देखो बेटा सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। SF2, देखो बेटा इसके पास दो बॉन्ड बना रहा, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बेटा। यहाँ चार है, चार। इस पे बेटा चार बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है इसके पास। SF4 में क्या है बेटा? चार फ्लोरीन बॉन्ड है, तो बेटा चार बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बेटा sp3d हो गया। ये बेटा sp3d2 हो गया, वन लोन पेयर। ये बेटा वन लोन पेयर यहाँ पर भी बेटा देखो sp3d2 हुआ, जीरो लोन पेयर। और यहाँ पर बेटा दो लोन पेयर। तो देखो आप सबने बेटा पढ़ रखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर बेटा क्या होता है? टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर जस्ट लाइक अमोनिया बेटा पिरामिडल। दो लोन पेयर बेटा क्या होगा बेटा? वी शेप, ठीक है ना? दो लोन पेयर पे क्या होगा? वी शेप। और SF4 देखो बेटा, SF4 में देखो बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखो sp3d का ये मैच कर गया। SF5 बेटा sp3d, तो अगर कोई देखो ये इस पे कोई लोन पेयर, जब sp3d2 हो कोई लोन पेयर ना हो तो बेटा ऑक्टाहेड्रल होगा। तो S का बेटा क्या हो गया? 1। R का बेटा क्या हो गया? sp3d2 एक लोन पेयर बेटा स्क्वायर पिरामिडल, R का हो गया 2। फिर बेटा Q का बेटा क्या हो गया? 3। और बेटा P का क्या हो गया? 4। देखो बेटा कौन सा होगा? P का 4, Q का 3, R का 2। देखो S का 1 मिल रहा, R का 2 मिल रहा, Q का 3 मिल रहा। तो 58 का आंसर बेटा सेकेंड।
58 इज सेकेंड। ठीक है भाई। नेक्स्ट आओ 59, solubility of NaCl in water at 25 degree C is about 6 मोल पर लीटर। बेटा 1 लीटर में 6 मोल आप मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हो। फिर ये कह रहा है यू ऐड 1 मोल ऑफ HCl। आपने 1 लीटर पानी में बेटा 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया। अभी 5 मोल NaCl डिसॉल्व होने की बेटा कैपेसिटी है, 5 मोल और डिसॉल्व हो सकता है। तो बेटा अभी चूंकि कैपेसिटी फुलफिल नहीं है और आप बेटा उसमें NaCl फर्दर डिसॉल्व कर सकते हो। और यहाँ देखो NaCl ही पानी में डिसॉल्व हो रहा, तो बेटा अप टू 6 मोल तक NaCl स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व होगा। तो डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0। और जब NaCl पानी में डिसॉल्व करोगे तो बेटा आयन में टूटेगा, साइज बेटा क्या होगा, डिक्रीज, एंट्रोपी बेटा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो डेल्टा जी बेटा लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर बेटा 6 मोल से ज्यादा डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तब आपको बेटा गर्म करना पड़ेगा, तब बेटा प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट आइए बेटा 60, potassium dichromate is preferred to sodium dichromate for the primary standard use in वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये स्टेटमेंट बेटा परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। और रीजन भी बेटा बिल्कुल सही है। सोडियम कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को खींच लेते हैं, जबकि पोटेशियम के कंपाउंड हाइड्रोस्कोपिक नहीं होते। तो स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है और बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 60 का आंसर बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आपकी बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। Kc बेटा 9 दिया, T बराबर 0 पर देखो बेटा ये 1 1 0 0। एट इक्विलिब्रियम मान लो बेटा इसका x टूटा तो इसका x खर्च होगा x x, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री का रेशियो क्या 1:1। तो बोलो बेटा Kc क्या हुआ, x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। देखो बेटा ये क्वेश्चन में कितना दिया है 9, स्क्वायर रूट ले लो, x अपॉन 1 माइनस एक्स बेटा क्या हो जाएगा 3, x बराबर बेटा क्या होगा 3 माइनस 3x, 4x इक्वल टू बेटा 3, x इक्वल टू बेटा 3/4 0.75। तो देखो आपसे क्या पूछ रहा, c कितना बनेगा, हमने माना x बनेगा, कैलकुलेशन से बेटा कितना आया 0.75। 61 का बेटा सेकेंड। अब आइए बेटा 62, परमैग्नेट टाइट्रेशन KMnO4 का टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिस अनसैटिस्फैक्टरी। देखो बेटा अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा यूज नहीं करते, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा परमैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने लगेगा, इन दोनों में बेटा रिएक्शन होने लगेगी, रिजल्ट आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टाइट्रेशन की वैल्यू मिलेगी आपके दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की जिससे आप टाइट्रेशन कर रहे उसमें बेटा ये वाली वैल्यू जुड़ के आएगी, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए बेटा हम लोग एसिडी मीडियम के लिए H2SO4 लेते हैं। क्यों, H2SO4 में सल्फर की बेटा क्या है +6, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, तो H2SO4 KMnO4 से रिएक्ट नहीं करता है बेटा, इसलिए क्या नाम से जो टाइट्रेशन की वैल्यू आएगी वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट की ही आती है। तो देखो यहाँ पर भी सही चीज लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक बेटा ऑक्सीडाइज होता है MnO4-। तो स्टेटमेंट 1 बेटा ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही है। 62 का फर्स्ट। तो ये ध्यान रखिए बेटा एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग बेटा सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा KMnO4 से रिएक्ट करता है। अब आइए बेटा 63, देखिए नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड 2 NO2 और O2 में, इसका देखो डेल्टा एनजी बेटा केपी केसी में रिलेशन चाहिए, तो डेल्टा एनजी निकाल लो। डेल्टा एनजी देखो बेटा कितना है, +3। दूसरी वाली बेटा पहले का रिवर्स है, तो ये क्या होगा, -3। तो पहले वाले का बेटा केपी क्या होगा, ग्रेटर देन केसी होगा। इस वाले का बेटा केपी क्या होगा, लेस देन केसी होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 63 का आंसर सेकंड। आइए बेटा 64, मैचिंग है बेटा। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड सबको याद होगा एम्फोटेरिक होता है। फेरिक ऑक्साइड बेटा बेसिक होता है। CrO5 में परऑक्साइड लिंकेज होती है। और Mn2O7 बेटा एसिडिक होता है। तो देखो बेटा P का क्या हुआ, 1, Q का बेटा क्या हुआ, 2, R का बेटा क्या हुआ, 3, सॉरी P का बेटा 4 होगा। P का 4, Q का बेटा 1, P का 4, P का बेटा 4, Q बेटा 1, R बेटा 3 और S बेटा फर्स्ट। देखो कौन सा है, P का 4, P का बेटा 4 एम्फोटेरिक, Q का बेटा 2, सॉरी Q एसिडिक है ना, Q का 2 हो गया, दो जगह लिख, Q का 2, R का 3, S ये हो गया। मैच कर लीजिए। 64 का सेकंड। अब देखिए बेटा 65, 4 वीक एसिड है, चारों की मोलैरिटी सेम है। तो देखो बेटा आप सबने पढ़ा वीक एसिड का H+ बेटा क्या होता है, C अल्फा, या बेटा √K × C। और आप सबने पढ़ा जहां H+ ज्यादा होगा वहां बेटा pH कम होगी। तो देखो जहां पर K ज्यादा होगा वहां बेटा H+ ज्यादा होगा, वहां pH बेटा कम होगी। या इसका उल्टा बेटा जहां K सबसे कम, H+ सबसे ज्यादा, pH सबसे कम, ठीक है ना। तो देखो जहां पर K सबसे ज्यादा होगा वहां H+ ज्यादा होगा, pH सबसे कम। और जहां K सबसे कम होगा वहां H+ सबसे कम होगा, pH बेटा सबसे ज्यादा। तो देखो जरा K सबसे कम बेटा ये वाला, D का K सबसे कम, तो H+ सबसे कम, तो pH बेटा D की सबसे ज्यादा। D के बाद देखो ये वाली वैल्यू है, फिर ये मिला लीजिए, आंसर फर्स्ट। देखो बेटा वीक एसिड का H+ बराबर C अल्फा या √K × C। फार्मूला क्या कह रहा है, जिसका K ज्यादा होगा उसका H+ ज्यादा होगा, उसकी pH कम होगी। तो देखो जरा इन चारों में अगर देखो तो H+ A का बेटा सबसे ज्यादा है, तो इसकी pH सबसे कम, उसके बाद K इसका है बेटा, फिर इसका। तो देखो इधर से इधर जा रहे हैं, K बढ़ रहा, सॉरी K घट रहा है, H+ घट रहा, तो pH बेटा क्या होगी, बढ़ेगी। तो 65 का आंसर फर्स्ट। 66 सिंपल बेटा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है ना। 66 में बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, फार्मूला लगा लीजिए आप। देखो फार्मूला क्या होता है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू T2G का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -2/5 डेल्टा नॉट प्लस EG का इलेक्ट्रॉन प्लस 3/5 डेल्टा नॉट।
ठीक है बेटा, इस फार्मूले को यूज करके हर एक में रख लो। देखो यहाँ बेटा T2G का इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, पहला वाला ऑप्शन देखो। यहाँ देखो T2G का इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। 3 इंटू -2/5 डेल्टा नॉट हो गया, प्लस 3/5 कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2। तो देखो ये कितना हुआ, 3 दूनी 6 माइनस 1.2 डेल्टा नॉट प्लस 3/5, 3 दूनी 6 डिवाइड बाई 5, 1.2 डेल्टा नॉट। देखो ये 0 आ गया। ठीक, दूसरे में निकालो बेटा, इस वाले में। तो देखो 3 इंटू -2/5 प्लस 3/5 इंटू 0, तो 3 दूनी 6, देखो ये बेटा -1.2 है डेल्टा नॉट। तो ये वाली मैचिंग भी सही है। अब जरा इसमें आओ, 6 इंटू -2/5, 6 दूनी 12 प्लस 3/5 इंटू 2। तो देखो बेटा यहां पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये बेटा -6/5 -1.2 आएगा, जबकि ये बेटा देखो -1.6, ये मैचिंग गलत है। चलो अब इसको भी निकाल लेते हैं बेटा। इस वाले की मैचिंग देखो, 2 इंटू 2/5 माइनस का प्लस 3/5 इंटू 0। तो देखो बेटा ये तो 0 हो गया, -4/5 ये भी सही है। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर जो मैच नहीं कर रहा वो सेकंड, नहीं सॉरी, मैच जो नहीं कर रहा वो थर्ड। यहां पर करेक्ट वैल्यू बेटा कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू गलत है, यहां पर -1.2 होनी चाहिए। तो 66 का बेटा आपका आंसर थर्ड, 66 थर्ड। आइए बेटा 67, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ बेटा +3, यहाँ बेटा +4, यहाँ बेटा +6। तो आप कौन सा ढूंढ रहे हो बेटा, +6 वाला। फिर आइए बेटा NiCl4, सबसे पहले बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सबसे पहले बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देखो बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहां देखो बेटा ये स्ट्रॉन्ग एमोनिया Ni के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा। तो बेटा यहां पर देखो 6 लोन पेयर ले रहा, ठीक है ना। तो यहां बेटा 3d8 है, 3d8 4s2 निकल का हुआ। ठीक, आपका बेटा यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। तो ये बेटा 3d8 हो गया +2 में। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। यहां पर बेटा देखो ये Ni डबल प्लस है 4, तो ये 3d8 हो ये होगा, तो ये भी पेयर्ड हो जाएगा बेटा, तो ये DsP2 हो जाएगा। और ये वाला अगर आप देखोगे, FeCN, एक मिनट, यहाँ Fe+3 है, एक मिनट। पहले देखो बेटा, पहले वाले में Ni डबल प्लस है 3d8, ठीक है ना। तो 3d8 है यहाँ पर, तो 8 बेटा अगर आप भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस वाले में बेटा sp3 है। इस वाले में बेटा आप निकालोगे तो sp3d2 आएगा, इस वाले में बेटा dsp2 आएगा,
और इस वाले में बेटा D2sp3 है। ठीक है भाई, अब जरा देखिए मैचिंग करिए। पहला देखो, पहले बेटा नो डी ऑर्बिटल, तो P का तो बेटा हो गया 4। फिर देखो 4p ऑर्बिटल किस में यूज होगा, जो आउटर वाला है बेटा आपका, ठीक है ना। तो देखो DsP2, देखो ये 3D वाला कौन यूज करेगा, 3D वाला कौन यूज करेगा, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो S का बेटा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये इनर यूज कर रहा। और बेटा Q वाला क्या यूज कर रहा, आउटर वाला, तो Q का बेटा क्या हो जाएगा, सॉरी Q का बेटा 2 होगा, S का बेटा 1 होगा, ठीक है। और 2p ऑर्बिटल कौन यूज कर रहा, Q। एक मिनट, P का बेटा 4 हो गया, सही है। Q बेटा देखो Q D2sp3 D2 है ना, तो बाहर वाला यूज कर रहा, तो Q का 2 हो गया, ठीक है। NiCN4 देखो ये बेटा DsP2 है, तो ये देखो 2p ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो R का बेटा क्या हो जाएगा, R का थर्ड, और S का बेटा फर्स्ट। देखो कौन सा है, P का 4, Q का 2, R का 3, S का 1, आंसर बेटा 4। मैचिंग है, बस पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो आप, ठीक है बेटा। पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, NiCl4 में sp3, यहां देखो बेटा 3d8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहां पर आपका NiCN4 आपका डबल DsP2 हो गया, यहां D2sp3 हो गया। फिर देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ O2 किस फॉर्म में है। तो देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इन्होंने +3 दी, O2 की मान लो बेटा x, अमोनिया की बेटा 0, वाटर की बेटा 0, और क्लोरीन की बेटा 2 इंटू -1। तो क्लियरली क्या दिख रहा, x + 3 बराबर 2, x बराबर बेटा -1। तो देखो O2 पे चार्ज क्या आया, -1, -1 वाले को बेटा क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। 3 याद रखो बेटा, O डबल- को बेटा बोलते हैं ऑक्साइड, O2 डबल- को बोलते हैं परऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पे 2, एक पर एक। O2- को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। चलिए बेटा, अब आइए 70, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज डायमैग्नेटिक। देखो बेटा फेरोसाइनाइड में Fe+2 के फॉर्म में होता है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। तो बेटा Fe+2 का क्या होगा 3d6। अब 3d6 अगर आप भरोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, तो ये आपका 3d6 हो गया, 2 ऑर्बिटल खाली है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3। तो देखो बेटा D2sp3 सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, देखो ये सब पेयर्ड है, और जो लोन पेयर लेगा बेटा 6, वो भी आपका क्या होगा, पेयर्ड होगा। ये देखो ये S हो गया, ये बेटा P हो गया, तो ये सब बेटा पेयर्ड होंगे। तो ये बेटा डायमैग्नेटिक है, सही है। K3FeC पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही बेटा। अब यहां पर देखो, यहां पर बेटा Fe+3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5। 3d5 अगर आप भरोगे बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा पैरामैग्नेटिक होगा। देखो ये D2sp3 है, जबकि ये बेटा sp3d2, ठीक है।
D2sp3, अगर इसको बेटा आप वो भी करोगे तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो 1 2 3 4 5, तो 70 का बेटा आंसर आपका आएगा थर्ड। यहां पर देखो बेटा ये खाली है ना, तो ये भी D2sp3 रहेगा। स्टेटमेंट 1 बेटा ट्रू है, यहां तक देखो ये सही है, लेकिन ये गलत है बेटा, तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 70 का थर्ड। जैन बच्चों, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। तो बच्चों 51 से लेकर 70 तक क्वेश्चन विजय सर ने डिस्कस कर दिए हैं। आगे कोई क्वेश्चन 71 से लेकर 100 तक मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 71 नंबर क्वेश्चन। फॉर द सेल प्रिपेयर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोड ए एंड बी, यहां पर दो इलेक्ट्रोड हैं ए एंड बी। एक इसको बोला इन्होंने बेटा डाइक्रोमेट और Cr+3 जो कपल है इसको उन्होंने ए इलेक्ट्रोड बोला है, और जो Fe+3 से Fe+2 कपल है उसको इन्होंने बी बोला है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कौन बनेगा एनोड कौन बनेगा कैथोड। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में अगर इलेक्ट्रोड को अरेंज करें तो यहां पर लो एसआरपी से हाई एसआरपी, और लो एसआरपी बेटा किसकी है, लो एसआरपी यहां पर देखो जरा 1.33 ए की है, और 0.77 एसआरपी एफई वाले की है। तो बताओ यहां पर एसआरपी इसकी कम है, तो बताओ ये ऊपर होगा, बी ऊपर होगा और ए नीचे होगा, ठीक। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होगा वो बनेगा कैथोड, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो बनेगा एनोड। इसका मतलब कि जिसका एसआरपी लो है वो बनेगा एनोड, और जिसका एसआरपी हाई है वो बनेगा कैथोड। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहां पर एनोड, और इधर मैंने लिख दिया कैथोड। तो बेटा एनोड कौन हो गया, बी, और कैथोड हो गया ए। बी का मतलब यहां पर बेटा Fe+3 से Fe+3 कपल Fe+2। अब जरा ध्यान देना बेटा, एनोड में होना है बेटा ऑक्सीडेशन, और यहां पर दिया हुआ है इसका रिडक्शन, ठीक है। तो मैं इसको उसी ढंग से लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ही लिख रहे हैं। और कैथोड में होना बेटा रिडक्शन, और यहां पर रिडक्शन ही हो रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया Cr2O7-2 तो Cr+3। क्लियर। तो चलते हैं, अब जरा ध्यान देना, एनोड होता है बेटा निगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव। एनोड होता है निगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव। अच्छा, इस सेल का अगर हम लोग ई सेल निकालना चाहें, ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन ध्यान रखना बेटा, दोनों की कौन होनी चाहिए, एसआरपी। दोनों का ही क्या होना चाहिए, कैथोड का भी एसआरपी और एनोड का भी एसआरपी। जरा यहां पर देखो, दोनों ही ये वैल्यू क्या दी हुए हैं, एसआरपी की ही वैल्यू दी हुई है। तो ई कैथोड, और कैथोड है बेटा ए का मतलब ये यहां पर यानी कि 1 प्लस का 1.33 माइनस, ये साइन फार्मूले में ही है, ई एनोड। अब जरा देखो, एनोड का भी रिडक्शन, एनोड क्या है बी, और यहां पर भी बेटा क्या हो रहा है रिडक्शन, तो साइन साइड इसको 0.77 और इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आएगा प्लस का 0.56। अब अपना स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इसको एक्सटर्नल सर्किट साइड से जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड होता है और करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड होता है। तो बस क्लियर है बेटा। यहां पर देखो जरा,
द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, द इलेक्ट्रॉन का फ्लो बी टू ए, बिल्कुल सही बेटा। बी क्या है यहाँ पर, एनोड, तो बी टू ए बिल्कुल सही है। व्हेन कनेक्शन आर मेड, ये स्टेटमेंट सही। दूसरा, द ईएमएफ ऑफ द सेल 0.56 वोल्ट, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ए विल बी पॉजिटिव, ए बेटा यहाँ पर कैथोड है और कैथोड पॉजिटिव होता है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है बेटा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बोथ ए एंड बोथ 1 and 3 दिया हुआ है, इसकी जगह आंसर होना चाहिए ऑल। क्लियर है, तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑल। क्लियर, आगे बढ़ा जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा 72 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, जरा ध्यान देना। इसके लिए बेटा पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर F2Cl2 Br2 और ये I2, यानी कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, F2। ये FCl माइनस Br माइनस I माइनस तीनों को ही क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। लेकिन जो Cl2 है वो Br माइनस और I माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लियर, और जो Br2 है वो केवल I माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, Cl माइनस F माइनस को नहीं। क्लियर है, और I2 ना तो F माइनस, ना Cl माइनस, ना Br माइनस, किसी को भी ऑक्सीडाइज इसमें से तीनों में नहीं कर सकता है। तो उसी बेस्ड पर क्वेश्चन है बेटा, क्लोरीन गैस पास्ड इनटू ए सोल्यूशन ऑफ NaI, NaI में बेटा अपने काम की चीज है I माइनस, ठीक। इन वाटर प्रोड्यूसेस, कह रहे प्रोड्यूसेस I2, बिल्कुल बात सही है बेटा। क्लोरीन I2 से मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, I2 में। ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, I2 वेपर does not produce Cl2, does not produces Cl2 when pass into the solution of NaCl। I2 में बेटा हमने NaCl पास कर दिया, तो यहां पर I2 वेपर does not produces, तो बेटा I2 जो है, सॉरी Cl2 यहां पर है, I2 vapor does not produces Cl2 when pass into the solution of NaCl। NaCl सोल्यूशन में क्लोरीन पास करने पर क्या I2 बनेगी, बिल्कुल कभी नहीं बेटा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बेटा, ये स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, I2 वेपर does not produce, I2 वेपर does not produce when, जब हमने क्लोरीन की रिएक्शन NaCl यानी Cl माइनस से कराया, तो बेटा I2 कहां से बन जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही लिख रहा है, क्योंकि does not लिख दिया ना, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। ठीक, तो यहां पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा, इसका अगर एक्सप्लेनेशन अगर लिखना हो तो ये बताना पड़ेगा कि क्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसके रिस्पेक्ट में, I2 के। तो ये ऑप्शन जब होता, अगर ऐसा होता तो फिर बोलते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो अभी आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो 72 का आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकंड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, फॉर द हाफ सेल। बेटा यहां पर हाइड्रोजन का हाफ सेल के बारे में बात हो रही है, और यहां पर अगर हम लोग रिएक्शन लिखें तो रिडक्शन की बात हो रही है यहां पर, तो H2 से 2H प्लस, H2 से 2H प्लस, और अगर इसकी ई रिडक्शन क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन होता है 0 माइनस 0.059 0.059 1
बटे n, और n इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा 2 log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। और यहाँ पर बेटा प्रेशर क्योंकि 1 दिया है तो कोई मतलब नहीं, केवल H प्लस आयन कंसंट्रेशन की पावर 2। और यहाँ पर अगर लिखना ही चाहें तो PH2, ठीक। और PH2 यहाँ पर कितना दिया बेटा 1 ATM, तो यहाँ 1 रख देंगे, उसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए बेटा यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन डायरेक्टली नहीं दिया, क्या दे दिया है pH। अगर यहाँ पर pH आपको दिया है कितना 2, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा 10 टू द पावर -2, और यहाँ 10 टू द पावर -2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा बेटा 10 टू पावर -4, 10 टू द पावर -4। अब बताओ ये 10 टू द पावर -4 आगे आ जाएगा, और ये log 10, और log 10 होता है 1, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा -0.0591 अपान में 2 इंटू, अब ये -4 आगे आ गया बेटा, और log 10, और log 10 कितना होता है 1। अब बताओ ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस। अब ये 4 का इसको काट दें तो कितना हो जाएगा 2, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.01182 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1182 वोल्ट। आंसर होगा बेटा कौन सा, थर्ड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर H2 से H प्लस रिडक्शन, और E रिडक्शन बराबर E नॉट रिडक्शन, और E नॉट रिडक्शन हाइड्रोजन का क्या होता है 0 -0.0591 बाई N, और N फैक्टर यहाँ पर कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट अपना H प्लस है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन की पावर कोफिशिएंट है 2 अपान में, क्योंकि ये गैस है बेटा तो गैस का पार्शियल प्रेशर रखते हैं तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। और पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का प्रेशर दे दिया बेटा 1, तो यहाँ पर 1, और ये पावर 10 टू पावर -4 आगे आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा आंसर हो जाएगा प्लस का 0.1182 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। यहाँ पर डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, बिल्कुल सही है, डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होता है, बिल्कुल सही, नॉन वोलाटाइल एंड एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक, बिल्कुल बात सही है। ऐसा बेटा इसलिए होता है, इसमें कार्बन कार्बन 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इस वजह से। स्टेटमेंट 2, इन डायमंड स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल, बिल्कुल बात सही है, और स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 भी सही, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। तो 74 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 74 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेवल n बराबर 3, n बराबर 3 यानी सेल नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है 9.69 इंटू 10⁻19 जूल। इसका मतलब ये क्या है बेटा, आयनेशन एनर्जी। अगर किसी सेल के आयनेशन एनर्जी दे दिया जाए तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, उतनी ही निगेटिव है। क्लियर है, कैसे, जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसकी एनर्जी है -x, मान लो इसकी एनर्जी है -x, टोटल एनर्जी -x। तो बेटा इसको इनफाइनाइट यानी इसको यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर एटम से निकालना है तो कितनी एनर्जी दे दें, कितनी, जितनी ये x है माइनस में उतनी एनर्जी दे दें प्लस में, तो +x -x क्या हो गई 0, और 0 एनर्जी किसकी होती है बेटा, इनफाइनाइट की, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया, बाहर। क्लियर है, तो इसका मतलब कि थर्ड सेल की आयनेशन एनर्जी इन्होंने इतनी दे दी है, इसका मतलब कि थर्ड सेल की जो एनर्जी है बेटा, जो भी एटम है वो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा है तो हम लोग किसका मान लें, हाइड्रोजन का मान लें, या तो यहाँ पर देना चाहिए था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, तो थर्ड की एनर्जी हम लोगों को मान लें, क्योंकि आयनेशन एनर्जी इतनी है तो इतनी एनर्जी माइनस में यहाँ पर थर्ड सेल की एनर्जी हो जाएगी, माइनस की 9.69
इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये थर्ड सेल की एनर्जी है। ठीक, चलो अब एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जैसे मान लीजिए आपको ई टोटल माइनस जेड, ई टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ई टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब जरा देखना बेटा, अगर आपको फर्स्ट सेल की एनर्जी माइनस एक्स दे दी जाए और एटम सेम है तो जेड सेम हो गया, बताओ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर बताओ यहाँ पर अगर सेकेंड सेल की बात करें तो 2 की पावर 2 यानी कि डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -x/4। अगर थर्ड सेल की बात करें तो डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 यानी -x/9। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, अगर आपको फर्स्ट सेल की एनर्जी पता है और थर्ड की पता करना है, डिवाइड बाई n कर देना। फर्स्ट सेल की पता है, सेकंड की पता करना हो, डिवाइड बाई 2 कर देना। अब उल्टा करें, अगर थर्ड की पता है और फर्स्ट की पता करना है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 9 का। बताओ ये -x/9 है तो कितना है -x, यानी ये कितना गुना है 9 गुना। क्लियर है? तो अगर आपको थर्ड की पता है तो फर्स्ट की कितनी होगी? फर्स्ट की हो जाएगी बेटा -9.69 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई, अच्छा ये थर्ड की पता है और फर्स्ट की ज्यादा होगी, कितने गुना? 9 गुना, तो इंटू क्या हो जाएगा 9। चलो अब यहां तक हो गया। अब बेटा ये फर्स्ट सेल की तो हमें पता हो गई इतनी। अब फर्स्ट सेल से अगर हमें सेकंड की पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट सेल की एनर्जी में डिवाइड बाई 4। तो बताओ यहाँ पर अगर हमें सेकंड सेल की एनर्जी पता करना हो तो -9.69 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 9। ये तो अभी फर्स्ट सेल की हुई, ये वाली जो मैंने लिखा अभी फर्स्ट सेल की एनर्जी है। और फर्स्ट सेल से अगर सेकंड सेल की बात करें तो क्या कर दे बेटा? डिवाइड बाई 4। इसका मतलब ये हो गया -9/4 इंटू 9.69 इंटू 10⁻⁻9। अब जरा देखो क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेवल n बराबर 3 ऑफ एन एटम इज 9.69 इंटू 10⁻⁻19 जूल। व्हाट विल बी द एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड? बेटा फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब किसकी? n बराबर 2। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है n बराबर 2, तो यानी सेल नंबर 2 की एनर्जी पूछ रहा है। तो बताओ फर्स्ट सेल की एनर्जी हमने ये निकाल दिया और डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेकंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो -9/4 इंटू 9.6 इंटू 10⁻⁻19। आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? सेकंड। तो बहुत ही अच्छा तरीका है बेटा, किसी का भी दे दे, किसी का भी पूछ ले, हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 मैच द कॉलम का क्वेश्चन है बेटा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बेटा टेस्ट ऑफ सल्फाइड है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है जो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है सिल्वर में। ठीक है, तो यहां पर टॉलेंट क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड से मैच कर दिया। नेशनल रिएजेंट K2HgI4 को अगर बेसिक मीडियम में ले लें और ये होता है टेस्ट ऑफ अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट, तो ये इससे मैच हो गया। एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट और ये हो जाएगा टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? पी का मैचिंग 2 से, पी की मैचिंग 2 से, तो ये थर्ड बेकार, फोर्थ बेकार। ठीक, अभी 2 की मैचिंग पी से 2 जगह है, क्यू की मैचिंग 3 से, एक जगह है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आर की मैचिंग 4 से, एस की मैचिंग फर्स्ट से, एस की मैचिंग फर्स्ट से। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 76 का फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एनर्जी दी हुई है, द एनर्जीज ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। बेटा हाइड्रोजन की बात करें चाहे हीलियम की, फर्स्ट सेल से अगर हम लोग ये बात करें, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये होती है फर्स्ट सेल की -13.6 फॉर हाइड्रोजन। ठीक है,
-13.6, ये होता है -3.4, ये -1.51, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो ये एनर्जी हो गई। अब जरा देखो माइनस में घट रहे हैं, और माइनस में घटना मतलब ये क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें हीलियम की तो इंटू 4 कर देना, इंटू 4 कर देना, इंटू 4 कर देना, तो ये फर्स्ट सेल की हीलियम की हो जाएगी, सेकंड की हीलियम की, थर्ड की हीलियम की। क्यों? क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, जेड स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर अगर हमने सेल सेम रखा और हीलियम की बात कर रहे हैं तो इंटू 4 कर देना, इसकी सेकंड की बात कर रहे हैं तो इंटू 4 कर देना, थर्ड की बात करें इंटू 4 कर देना। तो बताओ यहाँ पर E1 से ज्यादा एनर्जी E2 की, E2 से ज्यादा एनर्जी E3 की। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, E1 से ज्यादा E2, E2 से ज्यादा E3। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी, E1 से ज्यादा E2, E2 से ज्यादा E3। क्या बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट 78, द रेट रिएक्शन बिटवीन BrO3 -1 एंड Br- इज गिवन बाय द रेट लॉ। बेटा ये एक रेट लॉ दिया हुआ है, और रेट लॉ यहां पर अगर R बराबर लिख दें, ठीक है, तो रेट लॉ बराबर ये दिया हुआ है। अब बताओ इससे अगर हम लोग H+ आयन की कंसंट्रेशन डबल करें तो 2 की पावर 2 यानी कि रेट कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। H+ आयन की कंसंट्रेशन का 2 गुना करें तो रेट कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2। अगर इसका ऑर्डर है 1, इसका मतलब कि केवल ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन 2 गुना करें तो रेट कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। और BrO3 -1 की ऑर्डर है 1, इसको भी कंसंट्रेशन 2 गुना करें तो रेट क्या हो जाएगी, 2 गुना। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और बेटा, अगर कोई भी रिएक्शन हो, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो रेट जरूर बढ़ेगी। क्लियर है? बस एक रिएक्शन के लिए जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए उसका रेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर देखो इन्होंने लिखा द रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज, द रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज 4 सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है, 4 सेकेंड स्क्वायर रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल गलत है, ठीक है। और इसकी यूनिट ही रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स गलत है। बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर। और बताओ अगर ऑर्डर अगर बात करें तो 2, 1, 3 और 1, 4, तो ये 1 - 4 सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? और 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3। तो बताओ ये इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, मोल की पावर -3, लीटर की पावर 3 सेकेंड इनवर्स। जबकि यहां क्या इन्होंने लिखा है, सेकेंड इनवर्स, तो ये यूनिट से ही गलत हो गया। दूसरा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एसिड कंसंट्रेशन। क्या एसिड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही बेटा। एसिड की कंसंट्रेशन मतलब H+, और H+ आयन की कंसंट्रेशन को डबल करें तो रेट डबल हो जा रही, 4 गुनी हो जा रही। इसका मतलब कि यहां पर ये गलत हो गया। चेंज इन pH विल नॉट इफेक्ट। बेटा pH चेंज करोगे तो H+ चेंज, और H+ चेंज और रेट चेंज, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत। यहाँ पर द रेट विल बी 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन को डबल करें तो 2 का स्क्वायर 4, यानी रेट कितनी हो जाएगी, 4 गुना। आंसर कितनी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 78 का 4। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 79 बेटा, यहां पर बेसिक रेडिकल दिए हुए हैं। बेसिक रेडिकल क्योंकि यहां पर बोल दिया इन्होंने ग्रुप नंबर ऑफ कैटायंस, कैटायंस को बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। तो यहां पर उनका ग्रुप नंबर लिख दिया है, और इधर ग्रुप रिएजेंट, किसको ग्रुप रिएजेंट किसका किस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कौन सा होगा ये हमें मैच करना है, ठीक है। तो पहला थर्ड ग्रुप, बेटा थर्ड ग्रुप का इनमें से कौन सा ग्रुप रिएजेंट होगा, तो क्लियर है बेटा। तो यहां पर थर्ड ग्रुप का जो रिएजेंट होता है वो डाइल्यूट HCl के साथ हम लोग क्या H2 डाइल्यूट HCl में H2S पास करते हैं। तो P की मैचिंग किससे हो जाएगी, थर्ड से। P की मैचिंग किससे हो जाएगी, थर्ड से। अब यहां पर अगर हम लोग थर्ड ग्रुप की बात करें, थर्ड ग्रुप की बात करें
तो बेटा इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी? क्यू की मैचिंग फर्स्ट से। ठीक, अब जरा हम लोग बात करें फोर्थ नंबर ग्रुप, ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 का जो ग्रुप रिएजेंट है वो बेटा अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फर्दर क्या पास करेंगे H2S। तो फोर्थ ग्रुप की जो ग्रुप रिएजेंट है वो हो जाएगा मैचिंग किससे? 4 से। अब यहाँ पर जो फिफ्थ ग्रुप है उसकी मैचिंग क्या है बेटा? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें क्या पास करेंगे? अमोनियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा इससे सेकंड से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? पी की मैचिंग थर्ड से 2 जगह है, तो ये गलत हो गया बेटा 2। क्यू की मैचिंग फर्स्ट से, क्यू की मैचिंग फर्स्ट से एक ही जगह है। आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? 79 का फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 80 फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives twice NH3 under certain condition of the temperature and partial pressure of the reactant, the rate of formation of ammonia। अमोनिया के फॉर्मेशन की रेट दे दिया है इन्होंने कितना? 0.001 kg पर आवर। अब बोल रहे हैं कि रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ H2 अंडर द सेम कंडीशन, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछा जा रहा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछा जा रहा है। क्लियर है? यानी कि माइनस DH2 बाई DT यहां पर पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान देना बेटा, आपको लगता है अगर आपने डायरेक्ट केजी से केजी बता दिया आंसर हो जाएगा गलत। पहले केजी को बेटा किसमें बदलना पड़ेगा? मोल में। तो अगर केजी पर आवर है तो पहले इसको बदलना पड़ेगा मोल में, फिर मोल से मोल की बात करेंगे हम। ठीक, अब जरा देखो, अगर ये केजी है तो मोल बनाने के लिए पहले केजी को पहले ग्राम में बदलें, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 0.01 केजी में 1000 का मल्टीप्लाई करें तो कितना ग्राम हो गया? 1 ग्राम। तो यानी 1 ग्राम पर आवर हो गया, 1 ग्राम पर आवर। अब बताओ इसको अगर मोल पर आवर में बात करें तो मोल के लिए मास डिवाइड बाई मोलर मास करेंगे, यानी 1/17 मोल पर आवर। ये हो गई 1/17 मोल पर आवर। ये बेटा रेट है मोल में, जबकि यहां पर दिया है मास में। बेटा मास से हम लोग बात नहीं करेंगे, किससे बात करेंगे? मोल से। अब देखो जरा, अब बिल्कुल सिंपल है। हमने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में? -1/3 DH2 बाई DT इक्वल टू अमोनिया के रिस्पेक्ट में तो +1/2 DNH3 बाई DT। अब बेटा हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि केवल हमें इतनी वैल्यू चाहिए। और अगर इतनी वैल्यू चाहिए तो 3 की मल्टीप्लाई किसमें कर दें? इधर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का DH2 बाई DT, तो ये हो जाएगा 3/2 DNH3 बाई DT। और DNH3 बाई DT अभी मोल में हमने कितना निकाला है? 1/17। अब ये बेटा मोल में आया, मोल पर आवर में। तो ये जो आया है अभी बेटा, ये आया आपका मोल पर आवर में। मोल पर आवर में, मोल पर आवर को हमें बदलना है किसमें? ग्राम पर आवर में। तो बताओ इनटू मोल से मास बनाने के लिए इनटू 2, ये आ गया ग्राम पर आवर। बेटा फाइनल आंसर दिया है केजी, तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा केजी पर आवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 1.76 इंटू 10⁻⁴, 1.76 इंटू 10⁻⁴ केजी पर आवर। अब एग्जैक्टली ऑप्शन से बात करें बेटा तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल पहले ही गलत है। ठीक है, इन्होंने यहां पर क्या कर दिया? डायरेक्टली। बेटा अगर यहां पर 2 मोल ये बन रहा है
तो ये 3 मोल खर्च हो रहा है, तो ये 1 मोल बनेगा, तो ये कितना 3/2 खर्च होगा। तो ये बस केवल डायरेक्टली मास से ही मास कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक, अब देखो जरा यहां पर, लेकिन बेटा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा अपने आंसर से। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर बेटा यही है, लेकिन अगर ऑप्शन कोई है ही नहीं एग्जैक्ट, तो यहां पर अगर नियरेस्ट अगर बात करें तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1.8, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करें तो बेटा ये 1.8 हो जाएगा, तो आंसर है 1.8। तो बेटा इसको 2 हटा दें तो ये राउंड ऑफ में आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लेकिन एग्जैक्टली बात करें तो बेटा कोई भी आंसर नहीं सही है इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 81, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ग्रुप ऑफ। अब यहां पर बेटा ग्रुप ऑफ क्या लिखा होना चाहिए, जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट आपके पेपर में जो लिखा है वो मैं एक बार लिख दे रहा हूं। यहां पर ग्रुप ऑफ के बाद यहां पर लिखा है N2 Cn माइनस NO प्लस और C2 माइनस 2। ठीक, हाँ अब देखिए, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इतनों का, ये बेटा इनका सबका ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, बिल्कुल सही है बेटा। N2 ये बताओ सभी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, N2 Cn माइनस NO प्लस C2 माइनस 2, ये सभी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, और 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 0, डायमैग्नेटिक, और ये होती हैं बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ये बेटा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट। जरा स्टेटमेंट नंबर 2 पर आए। इन्होंने यहां पर बोला बेटा डायमैग्नेटिक स्पीसीज डायटोमिक स्पीसीज which have same bond order, have same number of unpaired। कह रहे हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेटा रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर हम लोग बेटा 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा इसका 3, 14 के बाद 15, 16, 17, 18। जरा पहले आए, अगर 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से लिख दें बेटा। आगे जाएंगे तो भी 2.5 घटता जाएगा, तो ये 2.5 और ये 2 1.5 1। इधर बात करें 2.5 और ये 2 1.5 और ये 1। अब जरा देखना, आपको दो स्पीसीज तो बिल्कुल 100% याद होंगी बेटा। O2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 16। एक आपको बिल्कुल याद होगी 12 एक मान लें C2। तो मैंने 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ले लिया C2 और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ले लिया O2 जो C2 होती है बेटा वो C डबल बॉन्ड C, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा 2, O डबल बॉन्ड O। लेकिन ध्यान रखना बेटा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और कहां होते हैं पाई स्टार ABMO में, एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या कहलाएगी बेटा पैरा। लेकिन यहां पर अगर हम लोग C2 की बात करें तो C2 बेटा एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होंगे 0, डायमैग्नेटिक। तो बताओ यहां पर बॉन्ड ऑर्डर, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आपको ये बेटा क्लियर हो गया होगा, स्टेटमेंट क्लियर है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, ऐसा कहीं पर दिया है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा थर्ड। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, एक रिएक्शन है 2A
plus B gives product doubling the initial concentration of both reactant. दोनों की concentration को डबल करने पर रेट जो हो गई वो हो गई 4 गुनी, ठीक है, एंड डबलिंग द 4 नहीं 8 गुनी, कितनी 8 गुनी, और कह रहे हैं कि चलो एक हमने R बराबर के A की पावर कुछ लिखेंगे, अभी ऑर्डर B की ऑर्डर कुछ लिखेंगे। जरा देखो, कह रहे हैं कि जो आगे वाली लाइन है द डबलिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B एलोन, अगर केवल B की कंसंट्रेशन को डबल करें, B की कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट डबल हो गई, इसका मतलब कि 2 की पावर 1 होगा, तभी तो बेटा रेट 2 गुना हो पाएगा। 2 की पावर 1 ही तो 2 होता है, इसका मतलब कि B का ऑर्डर क्या हो गया 1। और जरा पहले स्टेटमेंट में देखो, पहला B का ऑर्डर क्या लिखा है 2, गलत, B का ऑर्डर 2, गलत, B का ऑर्डर क्या है 1, B का ऑर्डर है 1। अब जरा देखो, अब ये तो क्लियर हो गया कि B का ऑर्डर है 1, ठीक। अब जरा पहली वाली लाइन देखो, डबलिंग द, दोनों की कंसंट्रेशन डबल करें, दोनों की कंसंट्रेशन डबल करें। अगर बेटा दोनों की कंसंट्रेशन डबल किया, इसकी भी कंसंट्रेशन डबल किया, इसकी भी कंसंट्रेशन डबल किया, और टोटल जो रेट हो रही है वो कितने गुना हो रही है 8 गुना, यानी कि यहाँ पर, और इसकी ऑर्डर हमें पता हो चुका है कि 1 है, तो 2 की पावर 2 यानी 2, इसका मतलब कि ये 4 हो जाना चाहिए 8 होने के लिए, तो ये 2 की पावर क्या लिखे बेटा 2, तब जाके ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो A का ऑर्डर है वो क्या होगा 2। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा सेकंड। क्लियर बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 82। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्लियर बेटा, तो यहां पर जरा स्क्रीन पे लाइट कट गई है, वैसे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड आर लेस देन दोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन, एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन, दे आर सेड टू हैव। इसमें कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है, जो हमारा आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, उससे वेपर प्रेशर घट गया, और वेपर प्रेशर घट गया, इसका मतलब कि ये कौन सा डेविएशन हो गया, ये यानी कि नॉन आइडियल सोल्यूशन, और नॉन आइडियल सोल्यूशन में वेपर प्रेशर घटना मतलब आइडियल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव डेविएशन। आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर है, तो इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड आर लेस देन दोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन से अगर प्रेशर कम समझ में आ रहा है या प्रेशर कम पाया गया, तो बताओ बोलेंगे क्या नेगेटिव डेविएशन, और अगर आइडियल सोल्यूशन से ज्यादा प्रेशर ऑब्जर्व हुआ तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है, 83 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 84। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 0.05। बेटा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन दे दिया है पाई बराबर ICRT, पाई बराबर ICRT। अब जरा देखें, कह रहे हैं कि अगर 0.05 मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन इन्होंने 0.05 मोलर एक कंसंट्रेशन सोल्यूशन ले लिया, और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ चेंज करेंगे, तो बोल रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होगा। इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बेटा कंफ्यूजन आपको यहाँ पर हो सकता है कि कंसंट्रेशन एक्चुअली में मोलरिटी वाली है, और मोलरिटी होती है N अपान में V, N अपान में V, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेंगे तो मोलरिटी घट जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंसंट्रेशन घट रही है, तो एक फैक्टर बढ़ा रहा है एक फैक्टर घटा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाया पाई बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ी घट गई, लेकिन यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर बेटा क्या है टेम्परेचर। यहाँ पर कंसंट्रेशन घटती तो है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा, बहुत नॉर्मल सा इफेक्ट पड़ता है, तो हम इसको इग्नोर मारेंगे, ठीक है। तो मेन फैक्टर है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, यहाँ पर कह रहे हैं डू नॉट चेंज, टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं होगा। डिक्रीज कह रहे हैं कि हो जाएगा,
या इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ऐसा कुछ नहीं बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन के लिए पहले सेकेंडरी कार्बन की बात करें तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले इसको C को लिख दिया बेटा मैंने। इससे कितने मिथाइल हैं? 2। ये इसके बाद इसमें बेटा कितना हाइड्रोजन? CH, इसके आगे CH2 और आगे CH2 CH3, क्योंकि बेटा C2H5 को हम क्या ले सकते हैं? CH2 CH3, तो मैंने इसको CH3। फिर से देखो जरा, यहां तक तो CH, फिर इसके बाद CH2, फिर इसके बाद C2H5 को मैंने लिख दिया CH2 CH3। ठीक, अब जरा देखो यहां पर 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? इसकी अगर बात करें तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब बताओ 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो बताओ 2 और 2 4, यानी कि इस स्ट्रक्चर में टोटल सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 4। आंसर कौन सा हो जाएगा? 85 का सेकेंड। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी पेंटाइल। बेटा सेकेंडरी पेंटाइल का मतलब यहां पर जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है वो कौन सी डिग्री का होना चाहिए? 2 डिग्री। सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री। अब जरा यहां पर देखो, ये फ्री रेडिकल वाला जो कार्बन है इसको अगर देखें CH, ये मैंने CH बना लिया, और इससे कितने इथाइल जुड़े हुए हैं? 2। क्लियर? ये ठीक। अब बताओ 2 2 4 और 1 5, ये क्या सेकेंडरी है? इसको ओपन करके लिखें। CH2 CH3, CH2 CH3, ये ठीक। ये बेटा लेकिन सेकेंडरी पेंटाइल नहीं है। इसकी बात करें किनारे से सेकंड कार्बन पर, बेटा यहां पर अगर हम लोग ऐसे लिखें तो ऐसे इसको CH3 एक ऐसे लिख दें, किनारे से सेकंड कार्बन पर मिथाइल, तो इसको बोलेंगे क्या? आइसोपेंटाइल। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटाइल। जरा यहां पर देखो, सेकेंडरी पेंटाइल एक्चुअली में ये है, 4 कार्बन की स्टेट चेन होगी और जहां से फ्री वैलेंसी है उसी कार्बन पर हमें क्या लगाना है? मिथाइल। तो बताओ इस कार्बन की डिग्री हो गई 2 डिग्री। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी पेंटाइल। क्लियर है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 86 का थर्ड। ये बेटा आपको याद ही रखना है, सेकेंडरी पेंटाइल। जैसे यहां पर अगर हम लोग ऐसे बात करें तो यह है नॉर्मल प्रोपाइल, ऐसे बात करें आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है? और ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्लियर है? तो ऐसे ही यहां पर जो फ्री वैलेंसी कार्बन है उसी से एक मिथाइल लगा दिया हमने, और स्टेट चेन कितने की? 4 की। तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग क्या? सेकेंडरी पेंटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल आर बाईवैलेंट, यानी जिसकी फ्री वैलेंसी कितनी हो? 2 हो। जरा यहां पर देखें, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन CH3 CH, ये है बेटा इथाइलिडीन, ये बाई रेडिकल है, तो इथाइलिडीन ए होना चाहिए। ए यहां पर देखो सब जगह है। ठीक। विनाइलिडीन CH2 डबल बॉन्ड, ये हो गया विनाइलिडीन। ठीक है। बेंजाइल, तो ये भी बाईवैलेंट हो गया, यानी बी भी होना चाहिए। तो यहां पर बी, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो ये ऑप्शन हट गया। बेंजाइल, ये है बेटा बेंजाइल।
जरा ध्यान दो, यहां पर एक वैलेंसी, मैंने पहले अगर 3 हाइड्रोजन थे तो बोलते थे टॉल्यूइन, 1 हाइड्रोजन हटा दिया, 2 हाइड्रोजन हटा दिया, तीनों हटा दिया, तो ये इसकी मोनो रेडिकल, बाई रेडिकल, ट्राई रेडिकल। अब जरा देखो, इसका नाम है बेंजिल, इसका नाम क्या है? बेंजिल। ये जो है इसका नाम है बेंजल और इसका नाम है बेंजो। तो बेंजिल एक मोनो रेडिकल है, तो ये वाला नहीं होगा। तो यहां पर सी कहां कहां पर है, तो ये वाला भी हट गया। ठीक है, अभी ऑप्शन बचे 2 और 3। यहां पर देखो जरा, कह रहे हैं कि मिथाइलिडाइन सी, मिथाइलिडाइन भी बेटा क्या होता है? यहां पर मोनो रेडिकल होता है। क्या होता है? मोनो रेडिकल। क्लियर? तो मिथाइलिडाइन की स्ट्रक्चर होगी, केवल यहां पर एक कार्बन होगा नेगेटिव और ये हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं मिथाइलिडाइन। ठीक है, तो ये बाई रेडिकल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए एंड बी। आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी कि आंसर थर्ड होगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? ठीक। वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बेटा कि मिथाइलिडाइन 88 द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन टुवर्ड्स द हैलोजिनेशन ऑफ द एल्केन्स। तो एल्केन का हैलोजिनेशन के, अगर हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। तो हैलोजन एल्केन के लिए हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो आंसर कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 88 का सेकंड, 88 का सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन कैन बी फॉर्म। कह रहा है कि एल्कीन हमें बनाना है किससे? कार्बोनियम। कार्बोनियम होता है बेटा कार्बोकेटायन। जैसे हमने एक कार्बोकेटायन ये ले लिया, ये मैंने कोई कार्बोकेटायन ले लिया। ठीक, अब जरा बताओ मुझे बेटा इससे क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। कार्बोकेटायन से एल्कीन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? बगल वाले कार्बन से, यानी अल्फा कार्बन से हम लोग क्या निकालेंगे? H प्लस। क्या निकालेंगे? H प्लस। बगल वाले कार्बन से H प्लस निकालेंगे। अब देखो जरा, H प्लस अगर निकाल देंगे, ये मान लो मैंने H प्लस निकाल दिया, और H प्लस निकालेंगे अगर यहां से, तो क्या छोड़ के जाएगा? माइनस, और प्लस माइनस डबल। तो बताओ यहां पर H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अगर हम लोग क्या करेंगे? इलिमिनेट करेंगे, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्कीन। आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। जबकि यहां पर देखो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्राइड H माइनस। बेटा अगर H माइनस के रूप में निकल के जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा? प्लस। तो ये गलत। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन, बेटा जुड़ना, क्या H प्लस जुड़ेगा? नहीं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ H देन रिमूवल ऑफ H, गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा? 89 का थर्ड। 90 बेटा विच ऑर्डर ऑफ द CH बॉन्ड लेंथ। CH बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करें बेटा, इस कार्बन में देखो जरा, ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ये है sp कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, ये sp2 कार्बन, और ये सिंगली बॉन्डेड कार्बन, ये sp3 कार्बन। अब बताओ sp कार्बन की जो बॉन्ड, sp कार्बन की जो EN होती है वो ज्यादा, और इससे जो बॉन्ड बनेंगे वो उनकी बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। तो बताओ यहाँ पर CH बॉन्ड जो लेंथ होगी वो सबसे कम, यहाँ पर जो CH बॉन्ड लेंथ होगी उससे ज्यादा, और यहाँ CH बॉन्ड लेंथ क्या होगी? और ज्यादा। तो सबसे जो ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी वो sp3 कार्बन हाइड्रोजन की होगी, फिर sp2 कार्बन हाइड्रोजन की, सबसे कम होगी sp कार्बन और हाइड्रोजन की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्लियर है? परसेंटेज S बढ़ने के साथ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। क्लियर है? तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, फिर बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड ऑर्डर कम, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? घटती जाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। बेटा अगर पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें, OH और यहां पर दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लगे होते हैं, नाइट्रो, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्लियर है, 91 का आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKa। बेटा हम लोग अगर हम पहले इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा यहाँ पर चौथा ऑप्शन गायब है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन मैं लिख रहा हूं बेटा, CH3 CH CH3 CH2 OH, ये है चौथा ऑप्शन। ठीक, अब जरा देखो बेटा, यहां पर ये सब एल्कोहल है, यहां पर बेटा माइनस आई और ये तीन तीन माइनस आई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अब जरा देखो यहां पर बेटा तीन तीन माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाएंगे और पावर भी ज्यादा, तो यानी कि सबसे ज्यादा अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ बात करें या Ka की बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसका Ka भी ज्यादा होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 3 फिर 2। अब जरा देखो यहां पर CH2OH और CH2OH इतना तो कॉमन है, यहां पर बेटा मिथाइल ग्रुप लगा है और यहां पर आइसोप्रोपाइल लगा है। आइसोप्रोपाइल का जो प्लस आई होता है वो बेटा ज्यादा होता है मिथाइल के कंपेयर में, तो प्लस आई ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, यानी कि फर्स्ट ज्यादा फोर्थ कम। ये हो गया K का ऑर्डर, और K और pKa क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसका Ka कम होगा उसका pK ज्यादा होगा। कह रहे हैं हाईएस्ट pK वैल्यू, यानी कि आंसर कौन सा, यानी कि K सबसे कम इसका है, तो pKa मैक्सिमम होगा, pKa मैक्सिमम होगा। आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, 92 का 4। 92 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विथ CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये है एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr इससे करा रहे बेटा। देन इसकी, अब यहां पर लिखा नहीं है, द कंपाउंड फॉर्म विल बी, तो अंडर स्टूड है बेटा हाइड्रोलिसिस इसके बाद कराएंगे हम लोग, ठीक है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तभी बेटा अल्कोहल बनेगा। ठीक, अब जरा देखो, इसको हमें तोड़ना आता है RMgS को, R माइनस Mg प्लस। अब बताओ एल्डिहाइड कीटोन में ये बेटा प्लस, ये माइनस, और ये पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, माइनस को कहां जोड़ेंगे, प्लस में, और प्लस को कहां जोड़ेंगे, माइनस में। जरा देखो क्या बन गया, CH3 CH तो था ही, ये यहां पर एक CH3 और आ गया, और ये OMgBr। बेटा ये फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद ये हट जाता है और यहां क्या लग जाता है, OH, ठीक है, वाटर का। अब देखो क्या बन गया, CH3 CHOH CH3, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, CH3 CHOH CH3, अल्कोहल बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, या बोलो 2 प्रोपेनॉल। क्लियर है। नेक्स्ट 94, द रेट लॉ लिखा हुआ है, इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखा हुआ है ये, यानी कि जो रेट है वो NaOH की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, किस पर डिपेंड कर रही, केवल RCl, और उसकी जो पावर है 1, यानी ऑर्डर है RCl की 1, यानी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट क्या होगी, डबल। तो देखो जरा, डबल ऑन द डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऑर्डर क्या है, 0, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही। हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू हाफ, बिल्कुल सही बेटा, अगर एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो रेट भी क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि RCl का ऑर्डर क्या है, 1, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। डिक्रीज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन,
बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो डिक्रीज नहीं होगी। अनअफेक्टेड बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर कह रहा है अनअफेक्टेड है, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन इज, क्लोरोबेंजीन अब जरा देखो, और एक हमने लिख दिया मिथाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड लिख दे जनरल, चलो लिख देते हैं CH3 CH2 Cl। बेटा अगर हम लोग ये जो हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है उस कार्बन की बात करें तो एल्काइल हैलाइड में ये sp3 कार्बन होता है और एराइल हैलाइड में ये sp2 कार्बन होता है, और sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। और एक रीज़न और है, क्योंकि डबल सिंगल लोन पेयर यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसलिए इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं देते, यानी इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। तो बताओ क्लोरोबेंजीन कह रहे हैं कि मोर रिएक्टिव देन इथाइल ब्रोमाइड, नहीं, ये गलत है, लेस रिएक्टिव होते हैं। किसके कंपेयर में, एल्काइल हैलाइड के, क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन लेस EN है, परसेंटेज S कम है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। मोर रिएक्टिव देन आइसोप्रोपाइल, बेटा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड से मोर रिएक्टिव नहीं होगा, ये भी गलत है। एज रिएक्टिव एज मिथाइल, क्या रिएक्टिविटी बराबर होती है, नहीं, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी के बराबर। लेस रिएक्टिव देन बेंजाइल क्लोराइड, बिल्कुल बात सही है, ये बेंजाइल क्लोराइड से लेस रिएक्टिव होते हैं। जरा हम लोग बेंजाइल क्लोराइड बना लें, CH2Cl। अब बेटा फिर से जिस कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन जुड़ा है वो क्या है, sp3। तो बताओ इस कार्बन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो ये एक तरह का एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, डायरेक्टली हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा। अगर डायरेक्टली बेंजीन जुड़ा होता तो बोलते हैं हाइड्रोएरीन। तो लेस रिएक्टिव देन बेंजाइल क्लोराइड, आंसर क्या है, बिल्कुल 95 का फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, बेटा यहाँ पर एक एमाइड दिया हुआ है P2O5। P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये क्या निकाल देगा, वाटर। और देखो जरा CO का, अगर इस कार्बन को C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये H2 निकल जाता है बेटा, और ये जो A है वो क्या बन गया, CH3Cl। तो यहाँ पर जो A का फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइनाइड, क्या होगा, साइनाइड। और बेटा साइनाइड की अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बन जाता है, एमाइड। साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बन जाता है, एमाइड, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3CONH2। फिर से जो B होगा वो CH3CONH2 बन जाएगा। और A का रिडक्शन करें, यानी साइनाइड का रिडक्शन करें, तो बताओ साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, CH2NH2, यानी जो C है वो प्राइमरी अमीन है, क्या है, प्राइमरी अमीन है। अच्छा यहीं पर अगर दिया होता कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन की बात ना करता तो कंप्लीट रिडक्शन बोलते, और कंप्लीट रिडक्शन बोलते तो बेटा क्या बनता, COOH, क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइनाइड की कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन नहीं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, COOH। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर एमाइड बनता है, और रिडक्शन करने पर CH2NH2 यानी 1 डिग्री अमीन बनती है। तो देखो जरा B यहाँ पर क्या है, एमाइड, और C क्या है यहाँ पर, अमीन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एमाइड और ये अमीन, आंसर हो जाएगा 96 का फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ये बेटा गैब्रियल थैलीमाइड्स जैसा कुछ रिएक्शन दिख रही है आपको। यहां पर देखो जरा, ये जो हाइड्रोजन है बेटा मोर एसिडिक है। क्यों मोर एसिडिक है, क्योंकि इसके H निकलने से यहां पर जो एनायन बनेगा उसका इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस, और यहां पर हमने डाल दिया बेस, तो बेस इस H प्लस को क्या कर लेगा, निकाल लेगा। तो यहां पर एनायन बन गया, और ये K प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। अब बेटा ये N- एक न्यूक्लियोफाइल है, तो A जो प्रोडक्ट है वो ये मैंने अब जो बनाया है वो एक्चुअल में A है। फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन किससे, इथाइल ब्रोमाइड। तो बताओ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो जो B प्रोडक्ट होगा वो मैं बना दे रहा हूं,
ये जो बी प्रोडक्ट है वो ये है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो बेटा यहां पर HOH HOH और ये बन जाएगा क्या, थैलिक एसिड, और ये बन जाएगा C2H5NH2। तो एक प्रोडक्ट थैलिक एसिड है और एक प्रोडक्ट इथाइल अमीन। तो आंसर हो जाएगा थैलिक एसिड और इथाइल अमीन। आंसर होगा बेटा कौन सा, 97 का सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी है और हेक्सोज मतलब कार्बन कितने हैं, 6। और ये बेटा होना एल्डोहेक्सोज और एल्डोकीटोज ये मोनोसैकेराइड के टाइप है, तो ये मोनोसैकेराइड भी होना चाहिए, मोनोसैकेराइड भी होना चाहिए। चलो अब जरा बात करें फ्रक्टोज। बेटा फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फार्मूला C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन और इसमें होता है एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड। तो बताओ ये 6 कार्बन इसमें भी 6 कार्बन इसमें भी, तो हेक्सोज तो हैं बट ये एल्डिहाइड, तो बताओ एल्डोहेक्सोज कौन होगा आंसर, ये। और जो फ्रक्टोज है वो एल्डोकीटोज है, सॉरी हेक्सोकीटोज है। तो फ्रक्टोज है हेक्सोकीटोज और ग्लूकोज है एल्डोहेक्सोज। अब जरा हम लोग बात करें सुक्रोज, ये बेटा डाइसैकेराइड है, राइबोज मोनोसैकेराइड है, बट पेंटोज है, यानी कि कितने कार्बन है, 5 कार्बन की शुगर है, तो ये पेंटोज, इसलिए ये हमें चाहिए हेक्सोज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 98 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर। बेटा अभी मैंने बताया ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम यानी आइसोमर है। तो कौन से आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन बेटा 100, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं कि बोरिक एसिड एंड फ्लोरोबोरिक एसिड बोथ आर मोनोबेसिक एसिड इन वाटर। बिल्कुल बात सही है, दोनों ही मोनोबेसिक एसिड हैं, ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जरा ध्यान देना, बोरिक एसिड इसको पानी में डालने पर बोरिक एसिड को, क्योंकि बोरान की जो वैलेंसी है वो कितनी है बेटा, बोरिक एसिड में 3 और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी का OH ये क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट अपने तरफ खींच लेता है और पानी का H+ फ्री कर देता है। तो यहाँ पर जो बोरिक एसिड में H+ फ्री हुआ है वो ना तो बोरिक एसिड का नहीं है, ये किसका है, वाटर का है, ठीक है। तो H+ तो एक फ्री हुआ लेकिन वो किसका है, वाटर का है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनोबेसिक, ठीक, ये भी सही। लेकिन जैसे हम लोग HbF4 को पानी में डालेंगे तो H+ इसी का आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो अंतर दोनों में ये है, ध्यान रखना। बोथ एसिड आर OH- एक्सेप्टर, नहीं, ये वाला OH- एक्सेप्टर है तो वाटर का OH खींच लेता है तो वाटर H+ फ्री करता है, लेकिन यहां पर ये खुद H+ फ्री करता है। तो यहां पर बेटा ध्यान रखना, ये OH- एक्सेप्ट करता है इस और वाटर का H+ फ्री कराता है, लेकिन ये खुद का H+ देता है, तो ये आंसर हो गया गलत। तो यहां पर बोथ द एसिड आर OH एक्सेप्टर, नहीं, दोनों एसिड OH एक्सेप्टर नहीं है, ये OH एक्सेप्टर है बट ये OH एक्सेप्टर नहीं है, H+ डोनर है। क्लियर है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स। आंसर होगा बेटा कौन सा, 100 का थर्ड। तो बेटा पूरे क्वेश्चन आपके 51 से लेकर 100 तक कंप्लीट हो गए बेटा। तो उम्मीद है ऐसे ही टेस्ट पेपर आप लगातार देते रहिए और डिस्कशन जरूर देखिए बेटा, जो क्वेश्चन आपको दिक्कत है उसको आप जरूर देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा और कोई आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकें उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा। थैंक यू।